हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसका जो प्रीलिम्स होता है उसके अलग अलग सालों के जो सवाल आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एंड हम देखेंगे कि क्या पैटर्न है सवालों का, किस तरीके से उन्हें अप्रोच किया जाए, किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जाए एंड इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। एंड हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ईयर 2014 का क्वेश्चन पेपर। मेरा नाम है मृणाल कुमार। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं शुरू कर दूं, इसमें देखिए दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं का यूपीपीएससी वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा करंट बेस्ड होते हैं। तो काफ़ी सारे करंट अफेयर्स के आपको क्वेश्चंस इस लेक्चर में देखेंगे एंड काफ़ी सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपको इस सीरीज़ में देखेंगे। तो जब करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो क्योंकि हम 2014 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, आपको यहाँ पे 2014 के करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। तो उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, उनके आंसर्स को के बारे में देखेंगे क्या है उसका आंसर और क्या अप्रोच होनी चाहिए कि आने वाला 2024 का जो प्रीलिम्स है इसके माध्यम से 2024 वाला कैसे तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा थ्योरी भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन है, सम मरीन एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स प्रोड्यूस लाइट फ्रॉम देयर बॉडीज इन द डार्क, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फॉस्फोरेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है आपका बायोल्यूमिनेसेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में एक बार हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ये जनरली कहाँ पाया जाता है? ये आपका जो मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि समुद्री प्राणी और आपका जो फंजाई है, अलग अलग तरीके के फंगस या फिर मशरूम्स में ये पाया जाता है। एंड देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें कोई भी जो प्राणी होता है वो कुछ समय लाइट में रहता है एंड लाइट में रहने के बाद जब डार्क में जाता है तो उसकी बॉडी में कुछ केमिकल प्रोसेस होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से उसके शरीर से लाइट निकलती है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। लाइट निकलती है जब वो डार्क में जाता है, जब वो अंधेरे में जाता है तो उसका शरीर चमकता है। ठीक है, एंड फॉस्फोरेसेंस क्या होता है? फॉस्फोरेसेंस भी ऐसा ही होता है, लेकिन देखिए जैसे बायोल्यूमिनेसेंस में जब तक डार्क में है तब तक लाइट निकलती है, लेकिन फॉस्फोरेसेंस में ये काफ़ी लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहता है। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस। उसके बाद है द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टॉप्स आफ्टर मेनोपॉज इन वुमेन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन एंड नन ऑफ दिस। तो इसका आपका सही आंसर है एस्ट्रोजन। तो एक बार मेनोपॉज के बारे में देख लेते हैं। मेनोपॉज क्या होता है? जब आपका एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ये आपका तब होता है जब लगातार 12 महीने के पीरियड के तक कोई भी मेंस्ट्रुअल पीरियड ना आए एंड ये जनरली होता है 40s या फिर 50s में। ठीक है, एंड ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, एंड जनरली ये तब होता है जब ओवरीज जो होती हैं ये हर महीने एग नहीं रिलीज़ करती हैं एंड फाइनली जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद आता है द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या होता है? different types of plants and vegetation, different types of animals, different types of plants, animals in a defined area, various types of foreign plants and animals। तो इसका सही आंसर है आपका सी। तो शुरुआत में हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी होती है कितनी तरीके की वैरायटी है एंड कितने तरीके की रिचनेस है किसी भी एरिया में, कि कितने प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल्स किसी भी एरिया में पाए जाते हैं। जितने ज़्यादा पाए जाएंगे उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा हाई रहेगी। एंड अगर बायोडाइवर्सिटी हाई रहती है तो इससे इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी होती है, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी भी इसकी वजह से हाई होती है, क्योंकि
ऐसी सिचुएशन में ढेर सारी स्पीसीज़ होती हैं और हर स्पीसी का इन्वायरमेंट में कोई ना कोई रोल होता ही होता है। ठीक है, कि जैसे ढेर सारे अगर ग्रासेस की स्पीसीज़ होंगी तो कोई भी अगर एक ग्रास की स्पीसी वहाँ पे इंडेंजर हो जाती है या कोई भी चली जाती है तो उसकी वजह से एकदम से पूरे नेचर में इम्बैलेंस नहीं क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि बाकी ग्रास की स्पीसीज़ भी उसे कॉम्पनसेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ की जो सस्टेनेबिलिटी है उसके लिए काफ़ी काम आता है। उसके बाद है द ब्लड वेसल यूज्ड फॉर ग्राफ्ट इन कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी इज़ vein taken from the leg, artery taken from the forearm and artery taken from thoracic cavity and any of the above। कि तो इसका सही आंसर है और एनी ऑफ द अबव, कि जो ये सर्जरी होती है ये एक हार्ट के प्रोसेस की सर्जरी होती है एंड इसमें जो हार्ट के अराउंड जो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, उन्हें कहते हैं हम कोरोनरी आर्टरी। एंड कभी कभार जब इस आर्टरी में प्रॉब्लम हो जाती है तब हम उसे बाईपास करते हैं। ठीक है, तब बाईपास के लिए भी एक अलग से आर्टरी ली जाती है। इनमें से किसी में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो अगर आपने इसे कहीं भी पढ़ा होता, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पढ़ा हो तो आप इसे क्वेश्चन में गैस कर पाएंगे। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े हो तो ये वैसे टाइप के काफ़ी और टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि एस्पिरेंट जल्दी नहीं पढ़ पाता है। तो अगला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग। Biological resurfacing is a modern surgical technique by which treatment? Knee joint, heel joint, hip joint and vertebral joint। तो इसका सही आंसर है ये नी जॉइंट की सर्जरी होती है जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इसमें जो कार्टिलेज डैमेज होता है, ठीक है, उसको रिपेयर करने की ये सर्जरी होती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल विल हैव अ कैथ लैब। तो सबसे पहला पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन। तो इसका सही आंसर है आपका डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी। ठीक है, तो कैथ लैब क्या होता है? कैथ लैब एक टाइप का कैथ लैब जो होता है किसी भी हॉस्पिटल में एक एग्जामिनेशन रूम होता है। इट इज़ एन एग्जामिनेशन रूम। ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ पे डायग्नोसिस होता है, इमेजिंग होती है, जो आपके अलग अलग हार्ट से रिलेटेड एग्जामिनेशन होते हैं, हार्ट से रिलेटेड अलग अलग जो एग्जामिनेशन होते हैं ये होते हैं आपके कैथ लैब में। ठीक है, तो इसलिए हार्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो ये होता है आपके डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पर्सन, हाफ ऑफ द पर्सन हाइट, 1/4 ऑफ द पर्सन हाइट, ट्वाइस द हाइट ऑफ द पर्सन। तो इसका सही आंसर है हाफ द पर्सन ऑफ हाइट, हाफ ऑफ द पर्सन हाइट, सॉरी। उसके बाद है आप अगला क्वेश्चन, होमी भाभा अवार्ड इज गिवन फॉर स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। ठीक है, थियोरेटिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर एनर्जी, लेज़र फिजिक्स एंड स्पेस रिसर्च। तो इसका सही आंसर है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो ये वाला जो आपका होमी भाभा मेडल एंड प्राइज़ है ये आपका कौन देता है? आपका IUPAP देता है। तो ये क्या है IUPAP? ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स प्लस आपका जो TIFR है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, ये आपका 2010 में शुरू होता है ताकि ऑनर किया जा सके, सम्मान दिया जा सके होमी जे भाभा के कंट्रीब्यूशन का। एंड होमी जहांगीर भाभा जो हैं ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? ये जो आपका भाभा हाइटलर कैस्केड थ्योरी होती है। ठीक है, एंड आपका जो एक और थ्योरी होती है जिसे कहते हैं भाभा स्कैटरिंग। इन थ्योरीज़ के लिए लोगों को जो भी इन फील्ड में अलग अलग न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में अच्छी रिसर्च करता है उसे ये अवार्ड मिलता है। एंड होमी जे भाभा ने इन एरियाज़ में काम किया था। उसके बाद है साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन सॉलिड, इन लिक्विड, इन गैसेज एंड इन वैक्यूम। तो सही आंसर है इसका वैक्यूम। जो भी साउंड वेव्स होती हैं, साउंड आपके वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। क्यों? क्योंकि साउंड जो है आपका मैकेनिकल
एक मैकेनिकल वेव होता है, ठीक है। एंड मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं उन्हें एक मीडियम चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। तो सॉलिड एक मीडियम होता है, लिक्विड होता है, गैसेस हैं। इन तीनों में साउंड ट्रैवल करती है, लेकिन वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है, तो कोई भी साउंड नहीं ट्रैवल कर पाती। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। ट्राई नाइट्रोटाउलिन, इसे हम TNT भी कहते हैं। उसके बाद डाई नाइट्रोग्लिसरीन, उसके बाद साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राई नाइट्रामीन, उसके बाद नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये आपका एक्सप्लोसिव, एक विस्फोटक वाला पदार्थ नहीं होता है, ठीक है। एंड अगर इसकी बात करें तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है एक टाइप का इंसेक्टिसाइड होता है, एक टाइप का कीटनाशक दवा आपकी होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। थर्मोफाइल, सोलर सेल, डायनेमो, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर। की एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। थर्मोफाइल, सौर सेल, डायनेमो और आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसका जो सही आंसर है इसका है आपका सोलर सेल, क्योंकि देखिए कहीं भी स्पेस में सबसे अबंडेंस एनर्जी का सोर्स क्या है, सन है। तो सन से ही सबसे आराम से जब एनर्जी मिल सकती है, तो अलग अलग सोलर सैटेलाइट जो होती हैं उसमें आपने देखा होगा सैटेलाइट होती है, तो उसमें इस तरीके से अलग अलग दो बड़े बड़े सोलर पैनल लगे होते हैं, और जब भी इस सैटेलाइट को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो इनको सोलर पैनल्स को खोल देता है एंड इससे एनर्जी जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं। एंड जैसे ही सनलाइट इन पे पड़ती है, इन पे डायरेक्ट करंट इंड्यूस होता है। एंड ये बने किससे होते हैं, ये आपके सिलिकॉन से बने होते हैं ये सारे के सारे सेल्स, ठीक है। तो इसलिए आपका सोलर सेल होता है। अगला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। सबसे पहला है आपका विटामिन बी, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल एंड ब्रास। उसके बाद है आपका मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कॉपर एंड आयरन। तो इसका आपका सही आंसर है विटामिन बी जो है ये कोबाल्ट इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद हीमोग्लोबिन जो है इसमें आपका आयरन होता है, क्लोरोफिल जो है आपका इसमें मैग्नीशियम होता है, एंड ब्रास जो है ये कॉपर होता है। तो सही आंसर है आपका ए। बेसिकली पूछ रहे हैं ये आपका जो कंपाउंड है, ठीक है, या जो आपका सब्सटेंस है, इसमें कौन सा मिनरल या फिर आपका कौन सा एलिमेंट आपका मेन होता है। Who among the following won the World Women's Squash Championship in March 2014? ठीक है, ऑप्शन है आपके लॉरा मसारो, नोरियल शर्बीनी, सनी सिंधु एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आपका सही आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये जो वर्ल्ड वुमेंस स्क्वैश चैम्पियनशिप हुआ था उस समय ये आपका जीता था निकोल डेविड ने, ठीक है। तो इसलिए नन ऑफ द अबव। तो इससे हमें पता चलता है, तो इम्पॉर्टेंट आपके वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स जो होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन जीतता है उन्हें, कौन नहीं जीतता है उन्हें, कौन विनर है, कौन रनर अप है, ठीक है। एंड आपके जो मेन एंड वुमेन के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उनके कौन कौन विनर होते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स प्रेजेंटेड अ जीरो डेफिसिट बजट फॉर द 6th कॉन्सिक्यूटिव टाइम ऑन February 13, 2014? बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर एंड मध्य प्रदेश। तो आपका इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर, ठीक है। वैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में, ठीक है। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग देखिए एक तरीके का बजटिंग का तरीका है जहाँ पे जनरली नॉर्मल तरीके से बजटिंग होती है। वो क्या होती है, जब हम किसी भी साल की बजटिंग करते हैं, एस्टिमेट्स बनाते हैं, ठीक है, रेवेन्यू एलोकेट करते हैं, फाइनेंसेस कैपिटल्स एलोकेट करते हैं, तो हम
पिछले साल के बजट को कहीं ना कहीं कंसिडर करके हम बजट बनाते हैं। लेकिन ज़ीरो बेस बजटिंग में यहाँ पे पिछले साल के बजट का कोई भी फैक्टर कंसिडर नहीं होता। हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री जो है उसको ज़ीरो से कंसिडर करके फिर उसे फंड्स का एलोकेशन दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जब फंड्स का एलोकेशन करते हैं बिल्कुल ज़ीरो से कितना देना चाहिए, किस फैक्टर्स पे देना चाहिए, तो उन फैक्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड स्क्रूटनी होती है किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री की, एंड उनके डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड स्क्रूटनी और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही उन्हें फिर बजट एलोकेट किया जाता है। कि हर गवर्नमेंट का यहाँ पे हर फंक्शन जो है काफ़ी डिटेल में एनालाइज होता है कि किस गवर्नमेंट के फंक्शन की, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री की कितनी ज़रूरत है एंड उसको कितना अलॉट होना चाहिए। ये होता है आपका ज़ीरो डेफिसिट बजट या फिर ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिसाइडेड टू मर्ज अननेसेसरी योजना विद द नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम इन मार्च 2014। तो ये भी आपका 2014 का करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है, तो इसका आपका सही आंसर है दिल्ली। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द 101st इंडियन साइंस कांग्रेस वॉज हेल्ड बिटवीन 3 to 7 फरवरी कहाँ हुआ था है। इसका आपका सही आंसर है जम्मू में हुआ था। तो अलग अलग इंडिया में जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंसेस होती हैं अलग अलग टाइप की, साइंस से रिलेटेड, आर्ट्स से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, तो वो कब होती हैं, कहाँ होती हैं एंड उनकी क्या थीम होती है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको बिल्कुल से पता होनी चाहिए। उसके बाद है द इलेक्शंस फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेट वाज हेल्ड साइमल्टेनियसली विद लोकसभा इलेक्शंस 2014। तो ये भी आपका एक 2014 का करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है, तो इसका आपका सही आंसर है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन की यहाँ पे बात होती है। देखिए इनडायरेक्टली जो होते हैं आपका साइमल्टेनियस इलेक्शन की आपका यूनियन का इलेक्शन एंड आपका स्टेट का इलेक्शन 2014 में किस किस का साथ में हुआ था, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड सिक्किम का। उसके बाद द कंट्रीज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक ATM वाज इनॉग्रेटेड इन फरवरी 2014 मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद। करेक्ट आंसर इज चेन्नई। उसके बाद Who among the following resigned from the post of Deputy Governor of the RBI of India in March 2014? तो जो इंडिया की मेजर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनके क्या क्या नए नए अपॉइंटमेंट हैं। कि जैसे आपका फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, जैसे UPSC हो गया। ठीक है, इस तरीके से जैसे आपका RBI हो गया। ठीक है, इनके अपॉइंटमेंट एंड इनके जो मेजर अगर रेजिग्नेशंस होते हैं तो इसमें सही आंसर है आपका KC चक्रबोर्ती। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ इंटरिम रेलवे बजट 2014 एंड 15। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, प्योरली करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है, जो आपका 2014 एंड 15 का जो बजट है उसके बहुत डिटेल में जाके ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है। इसमें से कौन सा फीचर नहीं था, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। द गवर्नमेंट ऑफ UP, बिहार, मध्य प्रदेश अग्रीड टू शेयर द कॉस्ट ऑफ सेवरल रेलवे प्रोजेक्ट इन द रिस्पेक्टिव एरियाज। तो ये हो गया। उसके बाद द थीम ऑफ 44th एनुअल सेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन डावोस, स्विट्जरलैंड बिटवीन 22 एंड 25 जनवरी 2014 वॉज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, ठीक है, भले ही वो फिर UN करा रहा है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, ठीक है, IMF हो रहा है, या फिर आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर UNFCCC हो रहा है। तो अलग अलग टाइप के जो ग्लोबल इवेंट या ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो उनके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि ये कब हुई हैं, ये कहाँ हुई हैं, ठीक है, इनकी थीम क्या थी, ठीक है, एंड इसके अलावा इनके क्या मेजर आउटकम्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड इसमें इंडिया का क्या रोल रहा है। तो अगर आपको इतना पता होगा तो कोई भी आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे थीम पूछी गई है, तो इसका सही आंसर है रीशेपिंग द वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड बिजनेस।